कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक बवंडर तूफान सब कुछ उड़ा कर ले जा रहा है। उसी में एक लड़का है जो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जैसे हालात बन चुके हैं अब उसका मिलना मुश्किल है। सब कुछ खत्म हो गया है एक ही झटके में। इससे भी भयानक और खौफनाक मौतें तो ब्राजील के लोगों ने सहन करी। जब वो लोग आराम से बीच किनारे गर्मी में मजे ले रहे थे तो उसी समय समुंदर से उठी एक हवा उनकी तरफ आने लगती है। पहले उन्हें लगा शायद बारिश का मौसम होगा, लेकिन ये उनकी मौत थी। समुंदर से उठी वो हवा खून जमा देने वाली ठंड से भी ज्यादा थी और लोग खड़े खड़े जमना शुरू हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक लड़की जो खुद की जान बचाने के लिए दूर भाग रही है, उसके पीछे एक उड़ता हुआ प्लेन आकर गिर गया जो बर्फ में जमकर शीशे की तरह टूट जाती है। उसके टुकड़े हर जगह फैल गए। दरअसल ये दौर है 2019 का, जब दुनिया के हर हिस्से में कयामत बरस रही थी। जहां से सुनामी नहीं आई तो वहां पर सूखा पड़ गया, जहां सूखा नहीं पड़ा तो वहां इतनी ठंड पड़ गई कि लोग खड़े खड़े जमने लगे। कहीं पर खून खौला देने वाली गर्मी थी तो कहीं पर खून जमा देने वाली ठंड। पूरी तरह से अब ये समझ में आने लगा है कि रहने लायक अब एक जगह नहीं बची है। इसी बीच 27 देश आगे आए जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में मीटिंग रखी। इन 27 देशों ने इस आपदा को झेला, जिसमें भारत भी होता है। सभी ने अपनी बातों को रखा, फिर आपसी सहमति से एक फैसला लिया। सभी देशों ने अपने सबसे होशियार और काबिल साइंटिस्ट की टीम बनाई और उस टीम का लीडर होता है टोनी हैंस। इन लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया, वो एक ऐसी चीज बनाएंगे जो इन सभी आपदाओं को आने से रोकेगी। ये आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल ये एक सैटेलाइट थी जो इन 27 देशों ने मिलकर बनाई थी। उन्हीं देशों ने अपनी सैटेलाइट को इसमें जोड़ा था, जिसका नाम था टच वुड। ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि इसका काम था किसी भी आपदा को रोके। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी भी देश के ऊपर कोई ऐसी कयामत आने वाली हो तो पहले से वो भागकर उसे खत्म कर दे, या फिर ये सैटेलाइट उसे रोकने की क्षमता रखती है। और जब ये बनकर तैयार हुई तो इसे सभी से सहमति से अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और 2 महीने बाद जापान के टोक्यो शहर में बवंडर घातक रूप लेता है। लेकिन इस आपदा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इसे रोक दिया था टच वुड ने। इस चीज से पूरी दुनिया खुश थी और ये सच में उन सभी के लिए एक वरदान था। जहां पूरी दुनिया खुश थी तो वहां अमेरिका इस चीज से गुस्सा था, क्योंकि टोनी ने बिना डिपार्टमेंट से पूछे टच वुड को एक्टिवेट कर दिया था, जैसे कि सारा क्रेडिट उसे चला जाता और कोई भी अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा था। इसीलिए आज उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहां पर काफी नामी अधिकारी मौजूद थे। टोनी जब अंदर पहुंचा तो वहां पर कमेटी बैठी थी जिसके कंट्रोल में ये सैटेलाइट आती है। हेड टोनी पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उसने उनकी इजाजत के बिना ये काम किया। उन सभी का कहना था कि वो टच वुड के राइट्स उन्हें दे दे, ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका उसे नासा को बेच सके। फिर उसे भारी मुनाफा कमाए, पर टोनी इनकार कर देता है। उसके पास ही पूरे राइट थे, क्योंकि 90% सैटेलाइट जो प्रोग्रामिंग लगी हुई थी वो उसी के द्वारा बनाई गई थी और वो किसी तरह से अब इन लोगों के सामने झुकने वाला नहीं है। वो साफ साफ कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लाखों लोगों की जान बचानी थी। अगर वो ऑर्डर के लिए रुकता तो लाखों लोग न जाने कब मर जाते। लेकिन कमेटी को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ वो राइट चाहिए थे। उस मीटिंग में मैक्स भी मौजूद था, जो जैक का छोटा भाई था, जो उसे मैसेज करके चुप रहने को बोलता है, पर टोनी झुकने वालों में से नहीं है। उसने डट के सारे सवालों का सामना किया, हालांकि इसके लिए उसे भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कमेटी ने फैसला किया कि अब वो पूरा कंट्रोल ले लेंगे, उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देंगे। इससे हर कोई हैरान था कि टोनी ने सब कुछ बनाया था, अब उसे ही बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पर अमेरिका अपनी चाल चल चुका था। टोनी सब कुछ हार चुका था। वो उठकर मीटिंग से बाहर आया, जहां उसके भाई मैक्स ने उसे बोला, अगर तुम चुप रहते या फिर माफी मांग लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। टोनी अपनी भाई के इस बात से काफी हैरान था, लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। दरअसल मैक्स अपने बड़े भाई की इस कामयाबी से शुरू से ही जलता था। वो नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई उसकी पोस्ट पर हो, एक ऊंची पोस्ट पर हो। इसीलिए उसने सेक्रेटरी और गवर्नमेंट दोनों इन लोगों को टोनी के बारे में भड़काया और उनके कान भर दिए, जिसके कारण उन्होंने गुस्से में आकर यह फैसला लिया और बाद में अब उसे ही टोनी की पोस्ट दे दी। जब टोनी ने यह जाना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वो उसे मार भी तो नहीं सकता, वो भाई है उसका। इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। कोई बवंडर, कोई सुनामी, कोई भूकंप, कुछ नहीं आया, जिससे इंसानों को एहसास हो गया कि पृथ्वी अब हील हो चुकी है। उन्होंने जो कदम उठाया था वो सब कारगर साबित हो गए। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ जो सभी के समझ से परे था। यूनाइटेड नेशन की टीम को काबुल के गांव से खबर मिली वहां कुछ हुआ है। पूरी टीम वहां पहुंची। अफगानिस्तान के तपते रेगिस्तान को पार करके ये लोग उस गांव में पहुंचे जहां का तापमान 50 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन अभी वहां माइनस में तापमान है। जी हाँ, पूरे गांव के ऊपर बर्फ की बारिश हुई, जिससे जो जहां खड़ा था वहीं जम चुका है। लोगों की खड़े खड़े मौत हो गई। कैप्टन इस मंजर को देखकर हैरान थे। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आसपास सोल्जर ने जब छानबीन की
तो पता चला कि ये कल रात ही हुआ है क्योंकि बर्फ अभी ताज़ी थी। फौरन प्रेसिडेंट को वीडियो बनाकर भेज दी गई। जब कैबिनेट ने इस वीडियो को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें लगा शायद सैटेलाइट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकी। अमेरिका के ऊपर अब सभी की नजरें हैं क्योंकि वो ही इस सैटेलाइट के मालिक हैं। मैक्स बोला कि हमें किसी को जल्द से जल्द स्पेस में भेजना चाहिए ताकि वो गड़बड़ी को ठीक कर सके, पर सेक्रेटरी ने उसकी बात को काट दिया और बोला कि ये सिर्फ जैक ही कर सकता है। उसे इस सैटेलाइट के बारे में सारी जानकारी है, वो ही इसे ठीक कर पाएगा। लेकिन खुद सरकार ने उसे निकाला था तो वो उसे वापस कैसे लाएंगे। मैक्स इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है और वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आएगा। बाद में हम देखते हैं कि वो अपने भाई से मिलने गया, उसे बोला कि उसे उसकी ज़रूरत है, वो टीम में वापस आ जाए, लेकिन वो उसकी बात शुरू होने से पहले साफ इनकार कर देता है। अब उसका बर्ताव अपने भाई के प्रति बिल्कुल बदल चुका था। जब से उसने वो चाल चली थी तब से वो उसे नफरत करने लगा है। लेकिन मैक्स उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है। उसका कहना था टचवुड में खराबी आ चुकी है और उससे कुछ लोग भी मारे गए, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। अगर इससे ज़्यादा लोग मारे गए तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आएगी क्योंकि तुमने ही इसे बनाया था। टोनी सोच में पड़ गया, पर दिल पर पत्थर रखकर बोला कि ठीक है, मैं आऊँगा। वहाँ दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत को इसरो से मोहम्मद हबीब नाम के एक साइंटिस्ट को इस खराबी को चेक करने के लिए भेजा। तो उसने पूरी सैटेलाइट की जानकारी को एक हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया, फिर उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर रख दिया। परंतु जब वो एक पैसेज से गुजर रहा था उसी समय सारे दरवाजे अचानक से बंद हो गए। हबीब डर गया कि ये क्या हो गया। उसने तो कुछ नहीं किया, अचानक प्रेशर इतना बढ़ गया कि वहाँ की खिड़कियाँ टूट गई। तेज हवा के चलते वो वहाँ से उड़कर बाहर चला गया, जिससे उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। लग रहा है जैसे मानो ये किसी ने जानबूझकर किया, और ऐसा किसने किया ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं हांगकांग। गर्मी बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। जो लोग वेदर काउंसिल में काम करते हैं, जब वो कुछ सामानों को लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर गए तो बार बार उसकी बिल्ली फ्रिज में जाकर बैठ जाती है और उसे बड़ा ही अजीब लगा। अंडों को लेकर जब वो बाहर आता है तो एक झटका लग गया, जिससे कुछ ही अंडे जमीन पर गिर गए और उनका वही आमलेट बन गया। इस कदर गर्मी यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तो कुछ और भी होना बाकी है। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता, लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। वहाँ की जमीन पर लावा बाहर आने लगा था। ऐसा लग रहा है कि वो किसी ज्वालामुखी पर खड़े हैं। अचानक तापमान 100 के पार पहुंच गया। 2 हिस्सों में जमीन बढ़ गई और बीच में से किसी गर्म तपता हुआ लावा बाहर आने लगा। लॉन ने अपनी कार को फुल स्पीड में किया और उसी लावे के बीच से होते हुए आगे आने लगा, लेकिन पीछे लोग मर रहे थे। वो चीखें उसकी कानों में गूंज रही थी। न जाने कितनी लोगों की गाड़ियां उस दरार में चली गई। ऊंची ऊंची इमारतें भी अब ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी थी। लॉन जैसे तैसे करके ब्रिज के इस पार आ गया, जहाँ का तापमान एकदम नॉर्मल था। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, सिर्फ उसी जगह पर यह चीज़ हुई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई। टोनी को इमरजेंसी में स्पेस जाने को कहा गया ताकि वो जल्द से जल्द उस गड़बड़ी को ठीक कर सके। जाने से पहले वो अपनी बेटी को गले लगाता और उससे वादा करता है कि वो जिंदा वापस आएगा, वो बस उसका इंतजार करे। रॉकेट में बैठकर वो ऊपर स्पेस स्टेशन में पहुंचा, जो उसने खुद ही बनाया था। वहाँ पर हर देश के लोग थे, जैसे कि आपको पता ही है, पर एक कमांडर थी जो सब कुछ संभालती है। उसने टोनी को टीम से मिलवाया। टीम को उस हांगकांग में हुई चीज़ों के बारे में जानकारी थी। उनका मानना था कि वो सिर्फ गैस पाइपलाइन के फटने से हुआ होगा, पर टोनी उसकी बात से सहमत नहीं था। जो चीज़ पाकिस्तान में बर्फ़ गिराने के पीछे थी, वही चीज़ हांगकांग में लावा उबलने के पीछे भी है। बस हमें उस चीज़ को ढूंढना होगा। इस बीच धरती पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ कुछ अच्छे पल गुजार रहा था। दरअसल सारा सीक्रेट सर्विस में थी और इन दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी पहली बार। अचानक तभी मैक्स के पास लॉन का कॉल आया, जिसने बताया कि जो हादसा उसके शहर में हुआ था वो किसी पाइपलाइन के फटने से नहीं, बल्कि टचवुड में जो गड़बड़ी आई है उसके कारण हुआ है। लेकिन मैंने जब चेक करने की कोशिश की तो किसी ने मेरा अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। ये सुन मैक्स हैरान रह गया। जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसके साथ भी यही सेम चीज़ थी। उसे लगा शायद ये सरकार के किसी अंदरूनी आदमी का काम होगा, जो गड़बड़ी को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहा था। लॉन ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी सरकार की, क्योंकि अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई तो जियो स्टॉर्म आ सकता है, जिसमें चाहे कोई कितनी भी पावरफुल बंकर में क्यों ना हो, वो जिंदा नहीं बचेगा, सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। मैक्स उसे शांत होने को कहता है और इतने में सारा तैयार होने लगी। उसे फौरन व्हाइट हाउस में बुलाया गया क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। मैक्स को बड़ा अजीब लगा, अचानक इतना भी क्या अर्जेंट है। वहाँ स्पेसशिप में टोनी के पास सेक्रेटरी जनरल की वीडियो कॉल आती है, जो उसे और उसकी टीम को जल्द से जल्द गड़बड़ी को ठीक करने के ऑर्डर देते हैं। साथ में जो चीज़ हांगकांग और काबुल में हुई थी उसके पीछे की वजह भी इकट्ठा करने को कहते हैं। टोनी उन्हें यह भी बताता है कि उनकी टीम का साइंटिस्ट मारा गया, न जाने क्या वजह थी उसकी मौत की।
अब ऑर्डर मिलने के बाद टोनी पूरी तरह से सतर्क हो गया। सबसे पहले उन सारी सैटेलाइट को वो चेक करना शुरू करता है जिन्हें जोड़ा गया था। उसने सभी को बड़ी बारीकी से जांचा, किसी में कोई खराबी नहीं आई थी। तो वह मेन सैटेलाइट को चेक करने गया। उसके हाथ एक बड़ा खुलासा लगा। किसी ने इस टचवुड को कुछ इस तरह से सेट कर दिया है कि काबुल में गर्मी की जगह बर्फ गिरे तो वहीं हांगकांग में बर्फ की जगह गर्मी हो। कमांडर को समझ में नहीं आता कि ये किसका काम हो सकता है और इसके पीछे क्या मकसद है। इधर हम पृथ्वी पर देखते हैं लॉन जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई। उसे आशंका हुआ जैसे कोई आ रहा हो, इसीलिए वो फौरन छुप गया। उस जगह से जब बाहर देखा तो पाया कि कुछ लोग सूट में आए हैं जिनके साथ कुछ हथियार बंद भी है। वहाँ काफी सिस्टम थे जिन्हें उन्होंने सिर्फ उसके पीसी के सारा डेटा को चुराया, फिर वहां से फौरन चले गए। लॉन को समझ आया कि ये हैकर हो सकते हैं, इसीलिए बाहर आकर उसने तुरंत मैक्स को कॉल किया जो सारा के साथ था। वो उसे कुछ घंटे में न्यूयॉर्क मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ ऐसी चीजें लगी है जो सब कुछ साफ कर देगी। मैक्स के पीछे सारा भी थी तो वो उसे घबराया हुआ देखकर उसके साथ चलने को बोली। दोनों 4 घंटे बाद लॉन के पास पहुंचे, पर वहां जब लॉन रोड क्रॉस कर रहा था तो उसके पीछे खड़ा एक आदमी उसे जानबूझकर कार के आगे धक्का देता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। वहां इतनी भीड़ थी कि मैक्स उस आदमी को देख नहीं सका। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मरते मरते भी लॉन मैक्स को उन हैकर के नाम बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जबान पर वो नाम आए उससे पहले ही उसका दिल रुक गया। मैक्स लॉन की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वो उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले वो उसका एक अच्छा दोस्त था। उस हैकर का नाम एक राज बन के रह गया। इधर हम टोनी को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ स्पेसशिप में हर चीज की जानकारी ले रहा है। तभी उसे इंडियन साइंटिस्ट का ख्याल आया जिसकी पिछले हफ्ते मौत हो चुकी है। उससे पहले उसे यहाँ भेजा गया था इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए। जब उसने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसे पता चला कि हबीब ने सिस्टम के सारा डेटा को एक हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर किया था जिसे उसने किसी जगह पर रखा था। टोनी के लिए वो हार्ड ड्राइव काफी काम की हो सकती है। वो उसे ढूंढने में लग गया, लेकिन हबीब ने वो कहाँ छुपाई है ये पता लगाने में काफी मुश्किल हो रही थी। शायद उसे पता चल चुका है कि अगर उन लोगों के हाथ ये लग गई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। काफी जद्दोजहद के बाद टोनी उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने में कामयाब हो गया। जब कमांडर ने उसे सिस्टम में लगाया तो जानने को मिला उनके होश उड़ गए। किसी ने सैटेलाइट को हैक कर लिया और कुछ इस तरह से सेट किया है कि काबुल में बर्फ गिरे और हांगकांग में लावा। ऐसे ही बाकी देशों में भी होगा। जो चीज वहां मुमकिन नहीं है वहां वही चीज होगी। यहाँ तक कि उसने सभी अकाउंट को भी बंद कर दिया है जिन लोगों के पास इसका एक्सेस था। ये जानकारी मिलने के बाद टोनी के होश उड़ गए कि भला ये कौन कर रहा है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने खुद के देश के प्रेसिडेंट पर शक हुआ। ये काम उन्हीं का हो सकता है। ऐसा करके वो दूसरे देशों को कमजोर करना चाहते हैं, फिर उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर इस पूरी दुनिया को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। खैर ये तो आज के समय में भी हो रहा है। तो अब टोनी इस चीज के बारे में मैक्स को बता देता है। हालांकि उसे प्रेसिडेंट वाली बात पर तो यकीन नहीं था, लेकिन हैकर वाली बात पर उसे भरोसा था क्योंकि लॉन भी कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी एक खास मित्र के पास पहुंचा जो एक काबिल हैकर थी। अब मैक्स ने उसे अपना अकाउंट जो फिलहाल उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जितनी भी चीजें उसके एक्सेस में थी उसे देखने के बाद वो साफ साफ कह देती है हाँ, पूरे टचवुड को हैक कर लिया गया है। किसी ने इसके अंदर एक खास किस्म का वायरस डाला है जिसे अब सॉल्व कर पाना बेहद मुश्किल होगा। हो सकता है कि अब बहुत देर हो जाए। लड़की ने बताया कि ये किसी पॉलिटिकल पावर का हाथ है क्योंकि ये काम आम इंसान तो कभी नहीं कर पाएगा। मैक्स को ये समझने में देर नहीं लगती कि जिस चीज को किसी समय में इंसानों को बचाने के लिए बनाया गया था वो अब एक भयानक हथियार में तब्दील हो चुकी है। टोनी ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ सच निकला। वहाँ टोनी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आई है जिससे पता चला है कि अब टचवुड के ऊपर कंट्रोल उसका खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि जो उसमें 27,000 छोटी छोटी मिसाइल लगी है उसे भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब अब साफ है तबाही आने वाली है और जल्दी ही आने वाली है। टोनी ने फौरन मैक्स को वीडियो कॉल करी और सारी चीजें समझाने की कोशिश करी। वो साफ कहता है कि इसका अभी सिर्फ एक ही उपाय है, उसे इस पूरे टचवुड को रीसेट करना पड़ेगा। ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसके लिए उसे प्रेसिडेंट की 10 उंगलियों के प्रिंट चाहिए और रेटिना स्कैन भी चाहिए। उसके बिना वो सैटेलाइट में कोई बदलाव नहीं कर सकता। पर टोनी ने बताया कि अभी तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट दौरे पर गए हैं। और जब उसने कहा कि टोनी को पूरा यकीन हो गया इसके पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ है क्योंकि ऐसे समय पर उन्हें कौन से देश के दौरे पर जाने की जरूरत पड़ गई जब सभी देश खुद अपनी चीजों से परेशान है। टोनी मैक्स का साथ देने को राजी हो जाता है। वो प्रेसिडेंट की हर छोटी छोटी चीजों पर नजर रखने लगता है। उसने सारा सभी मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन वो ये कहकर इनकार करती है कि उसे उसके भाई पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो उसके लिए अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएगी। स्पेसशिप में अब माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है क्योंकि एक के बाद एक अलर्ट आने लगे थे। और सबसे पहला अलर्ट जो हमने देखा वो था रियो डी जनेरियो
यानी कि ब्राजील जहां लोग आराम से सनबाथ ले रहे थे कि तभी उनके सामने समुंदर पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। ये हवा इस कदर ठंडी थी, जो लोग इसकी चपेट में आए वो सब मारे गए। तो वहीं एक तरफ मैक जॉब सीधा फ्लोरिडा पहुंचा जहां प्रेसिडेंट की इलेक्शन स्पीच थी। हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे, सारा भी वहां थी। अब मैक्स ने सेक्रेटरी को पकड़ा और उसे विस्तार में बताया कि अब टच वुड कोई वरदान नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका है। हमने उसे ऊपर सारा कंट्रोल खो दिया है, पूरी दुनिया के ऊपर तबाही का खतरा है, जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेक्रेटरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैक्स ने सारा डेटा दिखाया तो उसके होश उड़ गए, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने ये तक कह दिया कि ये सब अनजान ने नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है, इसके पीछे किसी बड़ी पॉलिटिकल पावर का हाथ है। सेक्रेटरी ने हैरानी से पूछा कि आखिर तुमने ये सब कैसे पता चला। उसकी ये बोलने की देरी थी कि तब तक मैं समझ चुका है कि ये ही लोग इन सब चीज़ों के पीछे हैं, और खुद सेक्रेटरी भी समझ चुका था कि अब मैक्स उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। उसे रास्ते से हटाना होगा और इसीलिए वो उसे बातों में उलझा कर एक कमरे में ले गया। अब तक मैक्स भी समझ चुका था वो लोग उसे मार देंगे, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से खुद के रूम में बंद कर लिया। सेक्रेटरी उस पर गोली मारता है, लेकिन वो रूम से तब तक बाहर आ चुका था जब तक वो खुद थक कर वहां से चला ना गया। तो इधर सारा के पास मैक्स पहुंचा और उसे सारी सच बताई। कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे प्रेसिडेंट नहीं, उनका सबसे करीबी आदमी है जो कि है सेक्रेटरी। वो किसी भी तरह करके प्रेसिडेंट को मारकर खुद उनकी कुर्सी पर बैठना चाहता है। अब सारा को यकीन हो जाता है, इसीलिए वो जाकर उस हॉल में हवाई फायरिंग करती है, जिससे कि पल भर में वहां का माहौल बदल गया। वो एक सीक्रेट सर्विस की ऊंची पोस्ट पर थी, इसीलिए उसकी सारी जिम्मेदारी थी प्रेसिडेंट की सेफ्टी। वो उन्हें वहां से बाहर निकालकर पार्किंग में खड़ी एक टैक्सी में बैठा देती है। उनके साथ मैक्स भी था। रास्ते में वो प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देता है, जो जानकर वो खुद हैरान थे। इस बीच मौसम अब बड़ी तेजी से बदलने लगता है। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, जो इस बात का संकेत थी अब जियो स्टॉर्म आने वाला है, जो सब कुछ तबाह कर देगा। जब डेकॉन को पता चला कि मैक्स और सारा को लेकर भाग गया तो उनका पीछा वो अपने आदमियों को लगा देता है। इधर टोनी मेन सैटेलाइट पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन्हें जल्दी से दूसरी सैटेलाइट पर जाने को बोलता है, क्योंकि टच वुड अब किसी भी समय फट सकती है, क्योंकि उसने ऑटो जनरेट कर दिया है। तो अगर जियोस्टॉर्म जैसी कोई चीज आएगी तो टच वुड खुद ब खुद फट जाएगी। इस हलचल के दौरान उसे पता चल जाता है कि ये वायरस किसने डाला। ये काम इसी स्पेसशिप में मौजूद एक इजराइल साइंटिस्ट का था, जिसको डेकॉन ने $4 बिलियन दिए थे। ये काम करके तो टोनी फौरन उसके पास पहुंचा। उससे पता चल गया इसे सच पता है, इसीलिए उसने उसके ऊपर बंदूक तान दी। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। टोनी ने उससे पूछा कि भला तुमने क्या मिलेगा करोड़ों लोगों को मारकर। तो उसने कहा कि वो अपने देश के लिए कर रहा है, ताकि डेकॉन जब प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस दुनिया पर मिलकर राज करे। अचानक तभी वहां एक खिड़की प्रेशर से फट जाती है और वो लड़का हबीब की तरह मारा जाता है। कमांडर को जब पता चला कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने टोनी से पृथ्वी पर चलने को कहा, ताकि वहां जाकर वो वहां के हालातों को ठीक कर सके। लेकिन टोनी ने कहा कि वो यहीं रुकेगा और इस टच वुड को ठीक करेगा। इसे उसने ही बनाया था, अब वो इसे ठीक कर कर रहेगा। तुम लोग जाओ। कमांडर अपनी पूरी टीम के साथ वहां से चली गई। इधर पृथ्वी पर डेकॉन अब अपने लोगों के साथ प्रेसिडेंट की कार के सामने आ गया था। उसका एक आदमी बंदूका लेकर तैयार था। इतने में पीछे से सारा आ गई। उसने डेकॉन को बंदी बना लिया। वहां प्रेसिडेंट अपनी पूरी फोर्स के साथ आते हैं और डेकॉन को मौत की सजा सुनाते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो देशद्रोह था। इसके बाद मैक्स प्रेसिडेंट को लेकर वहां जाते हैं जहां टचवुड का सारा सिस्टम था। प्रेसिडेंट वहां अपनी रेटिना और अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, लेकिन तब मैक्स बताता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। उसने खुलासा किया कि उसने इस सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया था कि अगर कोई बड़ा खतरा आएगा तो वो पहले ही ब्लास्ट हो जाएगी। तो अब वो 8 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगी, परंतु एक परेशानी है, जियोस्टॉर्म अगले 4 मिनट में आएगा। कमांडर ने भी स्पेसशिप को नहीं छोड़ा। दोनों मिलकर टचवुड को ठीक करने में लग गए। लेकिन अब दुनिया में तबाही का मंजर चालू हो गया था। टोक्यो में बर्फ के गोले बरसने लगे थे। मुंबई में बवंडर आ रहा था जो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। रशिया में अफगानिस्तान जैसी गर्मी पड़ने लगी, तो वहीं दुबई में भयानक सुनामी आने लगी। जहां पूरा रेगिस्तान था वहां पानी का सैलाब है। वहां ऊपर अंतरिक्ष में अब टचवुड पूरी तरह से टूटने लगी थी। टोनी और कमांडर फौरन एक कैप्सूल में बैठकर दूर हो जाते हैं, जिनके दूर जाते ही पूरी सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। पृथ्वी पर मौजूद सभी को लगता है कि वो मारा गया, लेकिन वो अर्थ के करीब आ रहा था। टचवुड के फटते ही जियोस्टॉर्म रुक जाता है। पानी अपने आप घटने लगते हैं। मुंबई में भवंडर रुक गया और उस लड़के को उसका वो कुत्ता भी मिल गया। ब्राजील में भी चीजें शांत हो जाती हैं। ये सब कुछ उस वायरस के कारण हुआ था, जिसके कारण वातावरण में छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। लोग खुश थे क्योंकि वो बच गए। टोनी भी उस कैप्सूल की मदद से धरती पर वापस आया, जिसे देखकर हर कोई खुश था। प्रेसिडेंट उसे दोबारा से हेड बना देते हैं। अपने भाई को जिंदा देखकर मैक्स बहुत खुश होता है। उसे गले लेकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है। टोनी ने प्रेसिडेंट से भी माफी मांगी कि उसने उस पर शक किया।
कहानी इसी डिश के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज नहीं तो कल कभी न कभी कयामत आएगी और तब ना ही इसे अमेरिका रोक पाएगा और ना ही भारत। चाहे कितनी भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, मौत उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। तब तक के लिए अपने कर्मों को सुधारना है ताकि मरने के बाद ज़्यादा तकलीफ ना हो आपको। कहानी इसी के साथ खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।